पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, मतलब ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं उन ऑल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ये हम लोगों को बताना है। अब ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड्स किन को कहा जाता है, तो यहां पर इसको समझने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर देखिए 3 वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को हम लोगों ने ए नाम दे दिया, इस वर्टेक्स को हम लोगों ने बी नाम दे दिया और इस वर्टेक्स को हम लोगों ने सी नाम दे दिया। अभी देखिए ये जो ए वर्टेक्स है, इस ए वर्टेक्स से अगर हम लोग बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ए वर्टेक्स से अगर हम लोग बीसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया, इस परपेंडिकुलर को कहा जाता है आपका ऑल्टीट्यूड। इस परपेंडिकुलर का नाम है आपका ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली बी से अगर हम लोग एसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन को कहेंगे हम लोग ऑल्टीट्यूड। सिमिलरली सी से अगर हम लोग ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने सी से ड्रॉ किया ए बी लाइन के ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑल्टीट्यूड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है आपका ऑर्थोसेंटर। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट को कहा जाता है आपका ऑर्थोसेंटर। और ऑर्थोसेंटर आपका ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि इफ 7 spiders make 7 webs in 7 days, then how many days are needed for 1 spider to make 1 web? मतलब 7 spiders 7 webs बनाने के लिए 7 days लगता है, तो 1 spider को 1 web बनाने के लिए कितना days लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर फॉर्मूला को लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है आपका m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई n2। अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। m1 का मतलब क्या है, m1 मींस नंबर ऑफ स्पाइडर्स। तो नंबर ऑफ स्पाइडर्स कितना है, देखिए 7, तो यहां पर हम लोगों ने 7 पुट कर लिया। इनटू d1 मींस डेज, कितना डेज है 7, तो यहां पर हम लोगों ने 7 पुट कर लिया। डिवाइडेड बाई n1, n1 मींस व्हाट, n1 मींस कितना वेब्स बनाया, कितना वेब्स बनाया 7, तो डिवाइडेड बाई हम लोग लिख लेंगे 7 इज इक्वल टू, राइट साइड में आइए, m2 मींस नंबर ऑफ स्पाइडर, नंबर ऑफ स्पाइडर्स कितना है 1, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। इनटू d2 तो हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो d2 लिख लिया। डिवाइडेड बाई n2 मींस नंबर ऑफ वेब, नंबर ऑफ वेब्स कितना है 1, तो डिवाइडेड बाई हम लोगों ने 1 लिख लिया। अभी यहां पर देखिए 7 कैंसिल हो गया, तो इस साइड में देखिए 7 हम लोग लिख लेंगे, और इस साइड में देखिए 1 इंटू d2 मतलब d2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका d2, मतलब नंबर ऑफ डेज आया है आपका 7 डेज। और 7 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए इफ 204 डिवाइडेड बाई 12.75 इज इक्वल टू 16, देन 2.04 डिवाइडेड बाई 1.275 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 204 डिवाइडेड बाई 12.75 का वैल्यू दिया गया है आपका 16, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2.04 डिवाइडेड बाई हम लोगों को निकालना है 1.275, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 204 को हम लोगों को 2.04 बनाना है, तो 204 को हम लोग 2.04 कैसे बनाएंगे, 2.04 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर में हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी इसी तरह हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 12.75 डिवाइडेड बाई 100 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए ऊपर में 204 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.04। अभी नीचे कितना चाहिए, देखिए नीचे चाहिए आपका 1.275, तो देखिए नीचे है आपका 12.75, तो 12.75 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.275। तो यहां पर देखिए नीचे तो 100 है, तो हम लोग 100 से 10 को अलग कर देंगे, 10 को अलग करेंगे और 10 से 12.75 को डिवाइड करेंगे,
तो 10 से जब हम लोग 12.75 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.275 और डिवाइडेड बाई आपका 10 रह जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 करके 100 होता है। 100 से हम लोगों ने डिवाइड किया, 100 से हम लोगों ने 100 से 10 से डिवाइड किया और बाकी जो 10 रह गया है उसको हम लोगों ने नीचे लिख लिया इज इक्वल टू 16। अभी देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए 2.05 डिवाइडेड बाई 1.275, देखिए ये हम लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना था तो हम लोगों ने इसको तो यहाँ पर लेके आ गया, पर नीचे ये जो 10 है इसको हम लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप 10 को कैसे हटाएंगे देखिए, तो 10 को कैसे हटाएंगे देखिए 2.04 डिवाइडेड बाई 1.275, 10 देखिए ये देखिए 1.275 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको 10 देखिए अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 यहां पर इंटू होके ऊपर में आ जाएगा। कैसे आया है देखिए यहां पर 2.04 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए यहां पर इसको काट दीजिए, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं आप लोगों को। a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई डी मान लीजिए, तो यहां पर मैंने a लिख लिया इंटू, ये जो डिविजन है इस डिविजन के प्लेस में मैंने इंटू दे दिया। सो अगर डिविजन के प्लेस में मैं अगर इंटू दे देता तो इंटू अगर मैं दे दूं तो ये जो नीचे जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा के हम लोगों को लिखना पड़ता है, तो इसको उल्टा के लिखेंगे मतलब b बाई डी को हम लोगों को लिखना पड़ेगा d बाई बी। तो अल्टीमेटली देखिए a बाई बी इंटू डी। अब इसके साथ इसको कंपेयर करिए 2.04, देखिए 2.04 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के प्लेस में यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा और 1.275 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 16। अभी हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 10 को हम लोगों को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 10 और 16 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.6 और 1.6 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करके आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को 16 मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स को 0.16 मिलेगा, कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन तो इजी है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आएंगे, आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर, मतलब 2007 जैसा कैलेंडर इनमें से किस साल का कैलेंडर होगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है देखिए, लीप ईयर, मान लीजिए एक ईयर आपका लीप ईयर है, लीप ईयर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में LY दे दिया। लीप ईयर देखिए हर 6 ईयर्स बाद लीप ईयर रिपीट होता है। जैसे कि अभी देखिए 2020 जो ईयर है ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब आप लोगों को पता है, लीप ईयर मतलब वो ईयर जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो ये 2020 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 2020 एक लीप ईयर है। अब 2020 के बाद 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो लीप ईयर हर 6 ईयर्स बाद रिपीट होता है, तो 2020 के साथ हम लोग 6 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2026। तो ये लीप ईयर के लिए फॉर्मूला मैंने यहां पर दे दिया। अब आइए ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो लीप ईयर नहीं है, और ऑर्डिनरी ईयर हर 11 ईयर्स बाद रिपीट होता है। ऑर्डिनरी ईयर हर 11 ईयर्स बाद रिपीट होता है, ठीक है। अभी देखिए 2007, यहां पर हम लोगों को 2007 साल जैसा कौन सा साल है ये देना है। अब 2007 देखिए ये तो आपका लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, दैट मींस ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसके जैसा कैलेंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 11 को जोड़ लेंगे, तो इसके साथ जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2018 2018 और 2018 देखिए आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इस टॉपिक को मैं सेपरेटली, इस टॉपिक को अलग से मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। आप लोग यहां पर हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक के ऊपर में पूरा कंसेप्ट आप लोगों को दे दिया है। अभी इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर मतलब पानी अभी बह नहीं रहा है, पानी ऐसे पानी आपका रुका हुआ है। मतलब मान लीजिए ये एक रिवर है और इस रिवर में पानी ऐसे तो बह रहा है, पर पानी जब रुक जाता है उस केस में आपका बोट का स्पीड कितना है, उस केस में आपका बोट का स्पीड दिया गया है 22 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेट ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी का स्पीड, तो पानी के लिए यहां पर मैंने सी दे दिया करंट।
तो करंट का रेट, करंट का स्पीड कितना है, मतलब पानी का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दो वर्ड होता है, एक तो वर्ड है आपका अपवर्ड, अप स्ट्रीम, और दूसरा होता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है जिस तरफ पानी बह रहा है, मान लीजिए पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ पानी का डायरेक्शन है, तो जिस तरफ पानी बह रहा है अगर मैं उस तरफ में मेरा बोट को चलाऊं तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे क्या, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अब मान लीजिए पानी इस तरफ बह रहा है और मैं बोट इस तरफ चला रहा हूं, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कहा जाता है आपका अप स्ट्रीम। इस सिस्टम को कहा जाता है आपका अप स्ट्रीम। यहां पर क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो यहां पर हम लोगों को निकलना क्या है, देखिए डिस्टेंस निकलना है। सो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू में टाइम। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए, अब ये मेरा ये रिवर है और इस रिवर में मैं मेरा बोट को चला रहा हूं। अब पानी भी इस तरफ चल रहा है, मैं भी इस तरफ बोट को चला रहा हूं, तो मेरा जो स्पीड होगा, मेरा तो खुद का एक स्पीड है और पानी का भी एक स्पीड है, तो पानी का स्पीड और मेरा स्पीड यहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पानी आपका स्टील, पानी आपका बह रहा है, पानी ऐसे रुका हुआ नहीं है, पानी तो बह रहा है, पानी बह रहा है मतलब पानी का स्पीड भी यहां पर मैं लूंगा, क्योंकि मेरा तो खुद का एक स्पीड होगा। पानी जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मैं जा रहा हूं, तो मेरा खुद का एक स्पीड है और पानी का भी एक स्पीड है, तो पानी का स्पीड और मेरा स्पीड को यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा। सो 22 + 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम लोगों को स्पीड मिल गया इनटू टाइम। टाइम कितना है, 24 मिनट्स, तो इनटू में हम लोगों ने लिख लिया 24 मिनट्स। दिस इज इक्वल टू 26 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर। अब 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 1 आवर में आपका 60 मिनट्स होता है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1 आवर को रिप्लेस करके 60 मिनट्स इनटू में 24 मिनट्स। अभी देखिए 6 से काटेंगे, 6 × 10 = 60 और यहां पर देखिए 6 × 4 = 24। अभी 4 × 26 करेंगे, 4 × 26 करेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहां पर देखिए 4 × 26 आप करिए, 26 × 4 तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 6 का 24 कैरी में रह गया आपका 2 और 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो अल्टीमेटली 104 आ गया। तो ऊपर में आ गया आपका 104 डिवाइडेड बाई 10 और 104 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10.4 और यूनिट हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो 10.4 किलोमीटर देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि द लेंथ ऑफ द ब्रिज व्हिच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इज। मतलब एक ब्रिज है, मान लीजिए ये एक ब्रिज है और ये जो ब्रिज है ये एक ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज का लेंथ हम लोगों को निकलना है। मान लीजिए इस ब्रिज का लेंथ है आपका x मीटर, तो ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का लेंथ हम लोगों को निकलना है। हम लोगों ने इस ब्रिज का लेंथ x मीटर मान लिया। अब ये जो ब्रिज है इस ब्रिज को एक ट्रेन का लेंथ कितना है 100, एक ट्रेन का लेंथ कितना है 130 मीटर। तो ये जो ट्रेन है 130 मीटर वाला लेंथ का ट्रेन, ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाता है 30 सेकेंड्स। टाइम कितना लगाता है 30 सेकेंड्स टाइम लगाता है। और स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड है। अब हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को निकलना है लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। दिस इंप्लाइज, अब देखिए डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पर ट्रेन यहां पर है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन देखिए ब्रिज के ऊपर उठा, ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन चल रहा है। अभी ये यहां पर ब्रिज के ऊपर नहीं आया है, तो ब्रिज के ऊपर जब आएगा, देखिए ब्रिज को जब ये ट्रेन क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस एक्चुअली क्रॉस कवर करेगा। ये ट्रेन ब्रिज के ऊपर जब उठ गया और अल्टीमेटली ब्रिज को ये क्रॉस कर दिया ना, तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाया 30 सेकंड्स टाइम लगाया। तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए क्रॉस कर लिया, देखिए क्रॉस जब किया तो ट्रेन का एंड यहां पर है और ट्रेन का फ्रंट पोजीशन यहां पर है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस, तब जाके तो क्रॉस करेगा ना। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x मीटर प्लस ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का लेंथ है आपका 130, सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका x प्लस
100 टाटी और यूनिट है आपका मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना है देखिए, स्पीड है आपका 45 किलोमीटर पर आवर इंटू में टाइम, टाइम कितना है 30 सेकंड। यहां से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। सो दिस इंप्लाइज x प्लस 130। अब देखिए लेफ्ट साइड में यूनिट है आपका मीटर, तो राइट साइड में यहां पर ये है आपका सेकंड, तो यहां पर किलोमीटर पर आवर को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिखेंगे, मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लिख लूंगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली वैल्यू आएगा आपका 5/18। इसको आप याद रखिएगा, मैं यहां पर फॉर्मूला दे रहा हूं। 1 kilometer पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू आप लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको रिप्लेस करके आप लिखेंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। अभी यहां पर हम लोगों को कैंसिल देना है, तो यहां पर देख के कैंसिल देंगे। 3 6 जार 18, 3 15 जार 45, देन 3 2 जार 6, 3 5 जार 10। तो यहां पर देखिए अल्टीमेटली यहां पर देखिए कितना आ गया, देखिए यहां पर अगर हम लोग इंटू में देखिए 30 रह गया ना, इंटू में 30 रह गया 30 सेकंड। अभी देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 5 इंटू 15 75, और 5 इंटू 75 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 375। 5 इंटू 75 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 375। और इस साइड में कितना है देखिए, इस साइड में है आपका x प्लस 130। अब यहां से हम लोगों को x निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 375 माइनस 130। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 देन 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4, और 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आया है आपका 245, और 245 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब एक काम को ए अगर अकेला करे तो 20 डेज लगता है, बी अगर अकेला करे तो 30 डेज लगता है, सी अगर अकेला करे तो 60 डेज लगता है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। मतलब ए को उस काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा अगर बी और सी ए को अगर एवरी 3rd डे ए को हेल्प करे, बी और सी आके ए को हेल्प करे ऑन एवरी 3rd डे। तो इस काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो यहां पर हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कैसे मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 60 यूनिट्स ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इन तीनों का एलसीएम ये कितना है, ये आपका डेज में है, ठीक है, ये डेज में है, ये डेज में है, ये डेज में है। तो तीनों डेज का एलसीएम ले लिया, 60 आया है। 60 यहां पर हम लोगों ने मान लिया 60 यूनिट्स टोटल वर्क। अभी देखिए ए को 60 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगता है 20 डेज। तो ए एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली बी 60 यूनिट्स काम करने के लिए 30 डेज लगाता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट्स काम करता है 60 बाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स। सिमिलरली सी को 60 यूनिट्स काम करने के लिए 60 डेज लगता है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 60 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट। तो दैट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अभी हम लोगों को निकालना है, देखिए हम लोगों को निकालना है ए काम कर रहा है और ए के साथ बी और सी ए को हेल्प कर रहे हैं ऑन एवरी 3rd डे। तो ये पूरा काम को करने के लिए 60 यूनिट्स काम करने के लिए कितना दिन लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी देखिए ए काम करना शुरू किया फर्स्ट डे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, तो फर्स्ट डे में ए 3 यूनिट्स काम कर लिया। अब आइए सेकंड डे फिर से ए अकेला कर रहा है, सेकंड डे में फिर से ए अकेला कर रहा है, तो फिर से ए आपका 3 यूनिट्स काम किया। अब आइए थर्ड डे में देखिए थर्ड डे ए तो कर रहा है 3 यूनिट्स तो काम कर रहा है, पर बी और सी दोनों ए को हेल्प कर रहे हैं। तो बी कितना यूनिट्स काम करेगा, बी आपका 2 यूनिट्स काम करेगा और सी कितना यूनिट्स काम करेगा 1 यूनिट। तो थर्ड डे में ए तो 3 यूनिट्स काम कर रहा है, पर बी और सी दोनों ए को हेल्प कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली थर्ड डे में कितना यूनिट्स काम होगा, देखिए 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो अल्टीमेटली थर्ड डे में 6 यूनिट्स काम होगा। अब देखिए
तो पास्ट 3 डेज मतलब 3 डेज में कितना यूनिट्स काम हो रहा है? 3 डेज में देखिए 3 + 3 + 6 करेंगे तो कितना होगा? देखिए ये हो जाएगा 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो 3 दिन में आपका 12 यूनिट्स काम होता है, पर करना कितना है? 60 यूनिट्स। तो 12 को 60 बनाने के लिए, 12 यूनिट्स को 60 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से जब हम लोग इस साइड में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 यूनिट्स। तो लेफ्ट साइड को भी हम लोगों को 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 × 3 ये हो जाएगा आपका 15 डेज। दैट मीन्स 60 यूनिट्स काम करने के लिए 15 डेज टाइम लगेगा। और 15 डेज देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोल रहा है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना है। देखिए नंबर क्या दिया गया है? देखिए 8, देन 7, देन 11, देन 12, देन 14, देन 17, देन 17, देन 22, देन क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए 8 अगर आप ऐसे जाएंगे 8 7 11 तो देखिए 8 के बाद 1 कम हुआ है, देन 11 आ गया, बढ़ गया है, देन 1 इंक्रीज हुआ है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे? देखिए 8 के साथ आप 11 को कंपेयर करिए। 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 करके यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और 17 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 20। अभी देखिए सेम इसी तरह आप मिडिल में जो नंबर है इनको आप कंपेयर करिए। देखिए 7 + 5 12, 5 + 12 17, 17 + 5 22, ये भी मैच हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर करेक्ट आंसर मिल गया 20। और 20 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे देखिए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका 3/5 से बड़ा है और 6/7 से छोटा है? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका 3/5 से बड़ा है और 6/7 से छोटा है? तो कैसे करेंगे? देखिए पहले तो हम लोग यहां पर ऑप्शन से करेंगे, ऐसे डिवाइड करके नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो मैं यहां पर 7/8 ले लेता हूं। 7/8 देखिए 3/5 से बड़ा और 6/7 से छोटा होने के लिए जो नंबर, ये जो फ्रैक्शन ये मिडिल में आना चाहिए। अभी हम लोग एक एक करके कंपेयर करेंगे। देखिए इन दोनों में से कौन सा नंबर, इन दोनों में से 7/8 बड़ा होना चाहिए। तो कंपेयर करेंगे। देखिए 8 × 3 24, 5 × 7 35। तो 35 देखिए 24 और 35 में से 35 बड़ा है। दैट मीन्स 7/8 फ्रैक्शन इन दोनों में से बड़ा है। अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद 7/8 छोटा होना चाहिए। देखिए 7 × 7 49, 8 × 6 48, तो ये छोटा होना चाहिए। देखिए 49 ये बड़ा हो गया, 48 49, तो 49 बड़ा है। दैट मीन्स 7/8 6/7 से बड़ा है, ये तो छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स 7/8 आपका बिटवीन नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट आइए 1/3 में। तो 3/5, नेक्स्ट यहां पर 1/3 लिख लेंगे, यहां पर 6/7 लिख लेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में करेंगे जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है। अभी यहां पर कंपेयर करिए। देखिए 1/3 आपका 3/5 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 3 × 3 9, 5 × 1 5 × 1 5। तो देखिए 9 यहां पर आ रहा है। दैट मीन्स 3/5 बड़ा हो गया। ये 1/3 से 3/5 बड़ा है, 1/3 से 3/5 छोटा होना चाहिए। तो दैट मीन्स 3/5 इन बिटवीन नहीं आ रहा है। तो 1/3 आपका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट आइए 2/3 में। तो देखिए 3/5 2/3 6/7। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करिए। 3 × 3 9, 5 × 2 10। तो देखिए 10 बड़ा है, दैट मीन्स 2/3 बड़ा है, तो सेटिस्फाई हो गया। अभी 2/3 और 6/7 को कंपेयर करिए। 7 × 2 14, 3 × 6 18। तो देखिए 14 और 18 में से 18 बड़ा है। दैट मीन्स 6/7 2/3 से ग्रेटर हो रहा है। दैट मीन्स 2/3 आपका मिडिल में आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 21। तो दो नंबर हम लोग मान लेते हैं x और दूसरा नंबर है आपका y। तो इन दोनों नंबर का सम दिया गया है आपका 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर, इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम कितना दिया गया है? 401 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 401। तो हम लोगों को निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब हम लोगों को x × y निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 401। कैसे लिख लिया?
अभी देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने यहां पर माइनस 2xy दिया है तो माइनस 2xy, देखिए माइनस 2xy, तो देखिए माइनस 2xy प्लस 2xy कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने लिखा है दिस इंप्लाइज, अभी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 21, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 21 और स्क्वायर दे दिया, देन माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 401। अब 21 स्क्वायर कितना होता है, 21 स्क्वायर का वैल्यू आप निकालिए, 21 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 441, देन माइनस 2xy इज इक्वल टू 401, सो दिस इंप्लाइज 441 और 401 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और 2xy को राइट साइड में लेके जाएंगे, सो 441 माइनस 401 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 2xy, हम लोगों को xy निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 20 इज इक्वल टू xy, दैट मींस xy का वैल्यू आया है आपका 20, और 20 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।